Hello students, Dr. Shivani is here and today's topic is constructivism, जिसको हिंदी में रचनात्मकवाद कहते हैं। लास्ट टाइम पे हमने डीवी का नई तालीम मॉडल कराया था और आज हम कराएंगे कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकवाद। क्या होता है रचनात्मकवाद? तो अधिगम के संबंध में दो विचारधाराएं शिक्षा जगत में प्रचलित हैं, प्राचीन समय से चली आ रही हैं। तो पहली विचारधारा क्या है कि शिक्षक ज्ञान का संप्रेषण करते हैं और विद्यार्थी इस संप्रेषित ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इट में शिक्षक ज्ञान देता है और विद्यार्थी लेता है। दूसरी विचारधारा क्या है कि अधिगम व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है, वह अपने वातावरण की क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं सीखता है। तो पहली विचारधारा ही प्रचलित थी कि ज्ञान केवल शिक्षक देता है और छात्र ग्रहण करता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में दूसरी विचारधारा विकसित हुई और लोकप्रिय भी हुई। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि बालक नए ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं और इसीलिए इस विचारधारा या सिद्धांत को रचनात्मकवाद कहा गया। रचनात्मकवाद से अर्थ है कि बालक स्वयं करके सीख रहा है, अनुभव ग्रहण करके सीख रहा है। कोई सीखना जबरदस्ती थोपना नहीं है कि कुछ भी सिखा दो और बालक के लिए चाहे वो यूज़फुल हो या ना हो, जबरदस्ती उसके माइंड में आप ठूंस देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी को जो बालक स्वयं करके सीखते हैं, नए ज्ञान की जो रचना करते हैं, उसी को रचनात्मकवाद कहा जाता है। आधुनिक काल के महान विचारक और शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने अधिगम के संबंध में दो तथ्यों का विश्लेषण किया। एक यह है कि व्यक्ति समाज की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए सीखता है। इसीलिए आपको ध्यान भी होगा, जब डीवी पढ़ाया था तो कहा था डीवी ने विद्यालय को एक समाज का लघु रूप कहा था कि विद्यालय कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ बच्चा आया और जो टीचर ने चाहा उसको ज़बरदस्ती पढ़ा दिया। समाज का एक लघु रूप है। जैसे हमें समाज में रहने के लिए नित्य नए नए तरीके हम सीखते हैं समाज में समायोजन करने के लिए, उसी तरीके से शिक्षा भी क्या है, व्यक्ति क्या है कि सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं सीखते हैं। किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उसका माइंड काम करने लगता है कि कैसे उस समस्या का समाधान करना है और वो उस समस्या के समाधान के रास्ते को खोज भी लेता है। डीवी के इन्हीं विचारों को रचनात्मकवाद का प्रारंभ मानते हैं। डीवी के इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर समस्या समाधान विधि का भी विकास हुआ। समस्या समाधान विधि में छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। समस्या का चयन होने के बाद छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इसमें छात्र क्रिया करके समस्याओं को हल करते हैं। समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम है, सबने डिस्कस किया कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और वो ऐसे डिस्कस करके उस समस्या को सॉल्व भी कर लेते हैं। डीवी के शिष्य हुए किलपैट्रिक और इन्होंने भी अपने गुरु के समान जॉन डीवी के जो शिक्षण सिद्धांत थे उन्हीं के आधार पर प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया, जिसको योजना विधि कहते हैं। किलपैट्रिक ने योजना विधि का निर्माण किया। योजना विधि क्या है? योजना विधि में समस्याएं छात्र को क्रिया के लिए प्रेरित करती हैं और चिंतन को जन्म देती हैं। जब कोई समस्या हमारे सामने होती है तो माइंड काम करना शुरू कर देता है, सोचना, चिंतन करना, और जहाँ चिंतन होगा वहाँ सीखना अवश्य होगा। तो इस विधि में छात्र की आत्मक्रिया के सिद्धांत की भी संतुष्टि हो जाती है। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र में खोज की प्रवृत्ति को जागृत करना। इस विधि का उल्लेख पोलियो तथा डनकर ने 1945 में अपने आर्टिकल समस्या समाधान में किया था। डीवी के बाद पियाजे ने बतलाया कि संज्ञान व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजित होने के लिए एक आवश्यक तत्व है। इट मीन्स हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो संज्ञान है, वो वातावरण में समायोजित होने के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। चाहिए बिना उसके बालक समाज से समायोजन नहीं कर सकता।
जन्म के समय क्या होता है, बालक के अंदर केवल एक नैसर्गिक क्षमता विद्यमान होती है। आयु और परिपक्वता में वृद्धि होने के कारण उसके भीतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता चला जाता है और इन्हीं संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जो कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है पियाजे की, हम आपको इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और इसमें कंपटीशन सीटेट टेट इनमें अनेकों में इसके और पेडागॉजी से रिलेटेड जिस भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं सब में पूछे जाते हैं। तो पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन सी बताई हैं। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरी है प्री ऑपरेशनल प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जन्म के समय बालक केवल बाह्य जगत के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखता, उसको केवल, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो इस संसार के संबंध में आता है उससे समायोजन करने लगता है। तो पहली अवस्था की एज है जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल की टाइम है 2 से 7 वर्ष और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है 11 से ऊपर वाले फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। पियाजे ने कंसेप्ट निर्माण, संप्रत्यय निर्माण की दृष्टि से जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को, जो कि सेंसर मोटर स्टेज है, उसको सेंसर मोटर स्टेज कहा है। 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था में बालक की भाषा का विकास होने लगता है। आपने देखा होगा बच्चे बोलने लगते हैं, इमिटेट करने लगते हैं। तो इसीलिए स्थूल जगत की वस्तुएं चिंतन की प्रक्रिया के द्वारा प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं और इसी अवस्था में मस्तिष्क में वस्तुओं के बिंब भी बनने लगते हैं, अर्थात उसकी कल्पना शक्ति काम करने लगती है। उसमें अमूर्त संप्रतियों जैसे अच्छाई बुराई का भी निर्माण होने लगता है। पियाजे ने इस अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग विश्वसनीय रूप से करने लगता है। पूरे सेंटेंस आप अच्छे से, जो लैंग्वेज वो सीख रहा है उसका कॉन्फिडेंटली प्रयोग करने लगता है, लेकिन उसके चिंतन में एक सीक्वेंस नहीं होता। इस अवस्था में बालक में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे विकसित होने लगती है और वह स्वयं कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी निकालने लगता है। इस अवस्था में उसे नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी होने लगता है और 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में किशोर अमूर्त तथ्यों पर विचार करने लगते हैं, अपने चिंतन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। चिंतन निर्णय और कार्यों को न्यायसंगत तर्कपूर्ण बताकर उसके पक्ष में प्रमाण भी देने लगते हैं, काल्पनिक संसार का निर्माण करने लगते हैं, समस्याओं का समाधान खोजने लगते हैं। तो पियाजे ने इस अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। पियाजे के अनुसार सीखना एक क्रमिक आरोही है। पियाजे ने क्या कहा है कि सीखना क्या है, कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास के साथ संप्रतियों का निर्माण करना है। कंसेप्ट मेकिंग है। पियाजे ने इस सिद्धांत को सामान्यतः प्रत्यय निर्माण का सिद्धांत, कंसेप्ट फॉर्मेशन थ्योरी कहा है, लेकिन क्योंकि इसमें बालकों के स्वयं के प्रयत्न से संप्रत्यय निर्माण की व्याख्या की गई है, इसीलिए कुछ विद्वान इसे रचनात्मकवाद की श्रेणी में भी रखते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की श्रेणी में भी रखते हैं। पियाजे के इस विचार से तो सभी विद्वान सहमत हैं कि सीखना एक क्रमिक व आरोही प्रक्रिया है। आरोही से मतलब है असेंडिंग ऑर्डर है और इसके लिए वातावरण एवं क्रिया ये 2 आवश्यक तत्व हैं। सीखने के द्वारा तो बालक का ज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव कहते हैं, कौशलात्मक कॉग्निटिव और भावात्मक अफेक्टिव, तीनों प्रकार का विकास होता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाइगोत्स्की, इन्होंने भी बच्चों के ज्ञानात्मक विकास का निरीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। उनके इस सिद्धांत को सामान्यतः सामाजिक रचनावाद या वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा जाता है।
रमन बिहारी लाल ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कंस्ट्रक्टिविज्म को कि रचनात्मकवादी सिद्धांत सीखने का वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि व्यक्ति अपनी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और फिर इस नए ज्ञान के आधार पर अपने पूर्व ज्ञान को पुनर्गठित करते हैं। अब रचनात्मकवाद के फैक्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। टॉलमैन व हार्डी ने 5 तत्वों को आवश्यक माना है। कौन कौन से तत्व हैं रचनात्मकवाद के? कौन सा है? पहला है पूर्व ज्ञान को क्रियाशील करना। पूर्व ज्ञान को क्रियाशील करने से मतलब है कि जो सीखा हुआ है, जब तक आपके सामने समस्या कोई होती है तो हमारी जो हमने पहले सीखा हुआ है वो माइंड में आ जाता है और हम उसको रिकॉल करने लगते हैं और उस रिकॉल के आधार पर फिर नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो पहला हुआ पूर्व ज्ञान को क्रियाशील करना, दूसरा नए ज्ञान को प्राप्त करना, तीसरा नए ज्ञान को समझना, नए ज्ञान का प्रयोग करना और नए ज्ञान का प्रतिक्षेपण करना। इट मीन्स प्रतिक्षेपण, रिफ्लेक्टिंग न्यू नॉलेज, रिफ्लेक्ट करना उसको। तो हम कह सकते हैं कि रचनात्मकवाद के अनुसार अधिगम एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें बालक सक्रिय रूप से भाग लेते हुए ज्ञान की रचना स्वयं करता है। वह अपने नए ज्ञान की रचना अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर करता है और अधिगम के द्वारा उसके ज्ञान का निरंतर पुनर्गठन होता है और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अधिगम की क्रिया को गति मिलती है। रचनात्मकवाद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? स्वयं के प्रयत्न से ज्ञान के निर्माण पर बल। रचनात्मकवाद में किस पर अत्यधिक बल दिया जाता है कि स्वयं सीखे, परिस्थितियों को समझकर उन जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे और जब बालक समस्या का समाधान करता है तो वो कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है। दूसरा है उचित पर्यावरण व सामूहिक क्रियाएं। बालक को उचित पर्यावरण दिया जाए, सामूहिक क्रियाएं कराई जाएं। पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण, जो पहले सीखा है जब वो आने वाली नई समस्याओं के समाधान में सहायक होता है तो उसमें कुछ चेंज करके बालक देखता है कि समस्या का समाधान ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, तो वो उस नए ज्ञान को सीख लेता है। ज्ञान की कर्मबद्धता एवं उसके पुनर्गठन पर बल देता है। ज्ञान की खोज के लिए सक्रिय रहता है। कोई समस्या है तो सक्रिय तो रहना पड़ेगा। प्रोजेक्ट मेथड है, खोज विधि है, समस्या समाधान विधि है, तो जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सक्रिय रहता है बालक। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो बालक को सक्रिय रखती है। अंतःक्रिया पर बल और शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में। ऐसा नहीं है कि बालक खुद ही सीख ले, टीचर परिस्थितियाँ क्रिएट करे और एक गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में जहाँ भी छात्र को परेशानी आए उसमें उसको निर्देशन दे, उसको पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करे, बालक का मार्गदर्शन करे। अब कुछ सीमाएं भी हैं रचनात्मकवाद की। क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मनुष्य के केवल संज्ञानात्मक विकास पर बल देता है, कौशलात्मक और भावात्मक विकास पर नहीं देता बल। दूसरा क्या है? बालक संपूर्ण ज्ञान का विकास अपनी स्वयं की क्रियाओं द्वारा करते हैं, जबकि विद्वानों का गाइडेंस उसे हर वक्त चाहिए। तो दोनों को मिलाकर अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जा सकती है। कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध अधिगम नहीं किया जाता। हमारा सिलेबस क्या है? सिलेबस बनाया जाता है तो साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं, किंतु रचनात्मकवाद में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। और अधिगम में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को भी पहले से प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है। इस तरह रचनात्मकवाद के शैक्षिक निहितार्थ हैं, भले ही सीमाएं हों लेकिन इसकी विशेषताएं ज़्यादा हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीमाओं को एक तरफ करके दोनों को मिलाकर बालक के वातावरण को एक समस्या समाधान वाला बनाकर, बालक के वातावरण को यूज़फुल बनाकर बालक के सीखने में सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि रचनात्मकवाद का हम अध्ययन करें वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।